Good morning, students. Welcome to class 12, Macroeconomics. We are doing our chapter number 9, that is chapter number 3 of Unit 3. अगर यूनिट 3 की बात करें बेटा तो यूनिट 3 का ये चैप्टर नंबर 3 है, और अगर इन सीक्वेंस देखें ऑफ द होल बुक तो इट इज चैप्टर नंबर 9, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड प्रीवियस क्लासेस में हम ये एंटायर कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे. व्हाट वाज एक्सेस डिमांड, व्हाट वाज डेफिशिएंट डिमांड. लेट्स अ क्विक रिव्यू ओवर इट. एक बार एक दोबारा जल्दी से देख लेते हैं. व्हाट वाज एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड का मतलब डिमांड जब ज्यादा हो जाती है. कौन सी डिमांड? एग्रीगेट डिमांड. किससे ज्यादा हो जाती है? कोरस्पॉन्डेंस टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से. जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा हो जाती है, दैट लीड्स टू एक्सेस डिमांड व्हिच लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है. डेफिशिएंट डिमांड. डेफिशिएंट डिमांड मतलब जब डिमांड कम रह जाती है. कौन सी डिमांड बेटा? एग्रीगेट डिमांड. किससे कम रह जाती है? कोरस्पॉन्डेंस टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से. So when actual aggregate demand falls short with the correspondence level of full employment equilibrium, that leads to excess deficient demand, which might lead to deflationary gap, जिसकी वजह से deflationary gap आ जाता है. बेटा हमने इसके कॉजेज देख लिए थे कि एक्सेस डिमांड क्यों होती है, डेफिशिएंट डिमांड क्यों राइज होती है, क्या इसका इम्पैक्ट होता है. तो बोथ द सिचुएशंस आर अ प्रॉब्लम. दोनों की दोनों सिचुएशंस की प्रॉब्लम होती है हमारे लिए कि एक्सेस डिमांड जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो भी प्रॉब्लम है, डिमांड कम रह जाती है तो भी प्रॉब्लम ही है. तो जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके मेजर्स भी होंगे. तो अवर टुडेज टॉपिक इज मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड. Measures to correct excess demand and deficient demand. एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को सही करने के मेजर्स यही पढ़ने आज हमें. तो बेटा हम दो तरह से मेजर्स को डिवाइड कर देते हैं. फिस्कल मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर्स. फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स में फिस्कल मेजर्स बेटा हमारे होते हैं जो बजटरी पॉलिसी से जुड़े होते हैं गवर्नमेंट की. फिस्कल मेजर्स आर द मेजर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, related to budgetary policies of the government. ये गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी से जुड़े हुए होते हैं. मॉनेटरी मेजर्स जो होते हैं बेटा ये हमारे सेंट्रल बैंक की पॉलिसी से जुड़े होते हैं, रिलेट्स टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक. इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट यूनिट जब करी थी मनी एंड बैंकिंग, उसमें बैंक जब हमने सेंट्रल बैंक पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा भी था लास्ट में सेंट्रल बैंक का फंक्शन कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के कंट्रोलर, जहां हमने दो तरह के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे. क्वालिटेटिव में नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट थे, क्वांटिटेटिव में नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट थे, जो हमने डिटेल में नहीं पढ़े थे. क्यों? क्योंकि वो बैंकिंग वाले चैप्टर में से डिलीट हो गए इस बार के लिए, बट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. बट हमें वो यहाँ पर पढ़ने हैं, तो इसलिए फिस्कल मेजर्स होते हैं बेटा हमारे पास, मॉनेटरी मेजर्स होते हैं. फिस्कल मेजर्स जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करती है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को सही करने के लिए. मॉनेटरी मेजर जब सेंट्रल बैंक कुछ पॉलिसीज लेकर आता है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को सही करने के लिए. इन फिस्कल मेजर्स में गवर्नमेंट अपनी कुछ पॉलिसीज लेकर आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी एक मेन रोल होता है जिसकी वजह से डिमांड कम ज्यादा हो जाती है. तो गवर्नमेंट चेंज करेगी बेटा अपने एक्सपेंडिचर्स को और अपने रेवेन्यूज को. एक्सपेंडिचर्स मतलब गवर्नमेंट कहां कहां खर्चा कर रही है, रेवेन्यू मतलब कहां से गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इनकम अराइज होती है. गवर्नमेंट के पास बेटा तीन तरह की सोर्सेज अवेलेबल हैं. टैक्सेस, टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास पैसा आता है.
बोरोइंग्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। तो रेवेन्यू मतलब अगर गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से कैसे रिलेट करेगी। तो रेवेन्यू का मतलब कहां कहां से पैसा आ सकता है गवर्नमेंट के पास, टैक्सेस से आ सकता है, बोरो करके आ सकता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस पब्लिशिंग ऑफ न्यू करेंसी, नई करेंसी पब्लिश करके भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ सकता है। बात करें अगर एक्सपेंडिचर की, तो गवर्नमेंट कहां कहां खर्चे करती है। सब्सिडीज पर, गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है, उस पर से गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर होता है, डिफेंस पर उसके खर्चे होते हैं। एजुकेशन पे गवर्नमेंट खर्चा करती है, या पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट खर्चा करती है, या फिर पब्लिक वर्क्स के लिए गवर्नमेंट खर्चा करती है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बिल्डिंग ऑफ रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा। तो ये थे बेटा हमारे दो मेजर्स, फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स, जिसके थ्रू, जिन पॉलिसीज के थ्रू हम अपने एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो फिस्कल मेजर्स में ध्यान रखेंगे, फिस्कल मेजर्स जुड़े होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, और मॉनेटरी मेजर्स जुड़े हुए होते हैं पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज से। तो गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं, तो गवर्नमेंट के पास बेटा दो ही सोर्सेज होती है, एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू होता है। आगे आप नेक्स्ट यूनिट पढ़ोगे गवर्नमेंट बजट, तो वहां से ज्यादा क्लियर हो पाएगा। एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज होते हैं गवर्नमेंट के। रेवेन्यूज का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के पास कहां कहां से पैसा आता है, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का पैसा कहां कहां खर्च होता है। तो रेवेन्यूज की जो मेन सोर्सेज है वो टैक्सेस है, बोरोइंग्स है, डेफिसिट फाइनेंसिंग है। टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, बोरोइंग्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। एक्सपेंडिचर कहां कहां गवर्नमेंट खर्चे करती है, सब्सिडीज पर गवर्नमेंट खर्चा करती है, लॉ एंड ऑर्डर पर गवर्नमेंट खर्चा करती है, एजुकेशन और पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोसाइटल वेलफेयर के लिए खर्चा करती है, और पब्लिक वर्क्स के लिए वह खर्चा करती है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बिल्डिंग ऑफ रोड, ब्रिजेस, हाईवेज एक्सेट्रा, इन पर। तो गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, जब एग्रीगेट डिमांड जब ज्यादा और कम हो जाती है, तो उसे रिलेट करना है अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है तो मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो या तो वो खर्चा कम करे और रेवेन्यूज बढ़ा दे, तो मैचअप हो सकता है। डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम है तो अपने खर्चे बढ़ा दे, डिमांड ज्यादा हो जाए रेवेन्यूज को चेंज कर दे, तो वहां से कोप अप हो सकता है। तो सबसे पहले बेटा डिटेल में देखेंगे हम फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स देखेंगे, फिस्कल मेजर्स के भी हमने तरीके तो देख लिए कि कहां से फिस्कल मेजर रिलेट करते हैं, रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर से रिलेट करते हैं, बट गवर्नमेंट इन रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स को कैसे रीएलोकेट करेगी इन ऑर्डर टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपने मेजर्स को कैसे चेंज आउट करेगी। तो पहले हम देखेंगे बेटा फिस्कल मेजर्स। तो नेक्स्ट वी हैव फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। फिस्कल मेजर्स देखते हैं कि फिस्कल मेजर्स के थ्रू कैसे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड सही हो सकती है। फिस्कल मेजर्स में हमें पता है क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं बेटा और रेवेन्यूज होते हैं। तो अगर बात करें रेवेन्यूज की, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को जब उसके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है, तो मतलब क्या गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हुआ होगा, उसका रेवेन्यू कम रह गया होगा। तो टैक्सेस, सबसे पहले टैक्स को क्या कर दे, इंक्रीज इन टैक्सेस, ये इंक्रीज इन रेट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस के रेट को बढ़ा देना चाहिए। दूसरा मेजर क्या था हमारा, बोरोइंग, इंक्रीज इन बोरोइंग, गवर्नमेंट को अपनी बोरोइंग इंक्रीज कर देनी चाहिए, तो वो एक्सपेंडिचर से कोप अप कर सकती है। थर्ड था हमारा बेटा डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी पब्लिशिंग ऑफ न्यू करेंसी, नई करेंसी पब्लिश करना। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बेटा, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है, गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो उसे अपनी करेंसी को कम कर देना चाहिए। रिड्यूसिंग द डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंस मतलब नई करेंसी कम पब्लिश करानी चाहिए, क्योंकि जितनी नई करेंसी कम पब्लिश होगी उतनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जितनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी इसका मतलब उतना डिमांड कंट्रोल हो सकता है। बात करें अगर एक्सपेंडिचर्स की बेटा,
तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर्स, अपने सभी खर्चे कम कर देने चाहिए। किस लिए? टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए। तो ये थे हमारे फिस्कल मेजर्स टू कवर अप द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को कवर करने के लिए फिस्कल मेजर्स कैसे करेंगे? रेवेन्यूज में देखा, टैक्सेस बढ़ा देंगे, बोरोइंग्स बढ़ा देंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम कर देंगे जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एक्सपेंडिचर सभी रिड्यूस कर देंगे जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी और खर्चे कम हो जाएंगे। तो व्हाट आर द फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड? डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड ऑलरेडी कम है, डिमांड कम आ रही है, तो टैक्सेस को क्या करते हैं? रिड्यूस द रेट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस के रेट को रिड्यूस कर देना चाहिए। डिमांड ऑलरेडी कम है, डिमांड कम है तो गवर्नमेंट को बोरोइंग्स क्या कर देनी चाहिए? कम कर देनी चाहिए, रिड्यूस द बोरोइंग। बोरोइंग क्यों कम कर देनी चाहिए बेटा? क्योंकि पब्लिक से बोरो कर रहा होगा पैसा। अगर गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो कर रही है पैसा तो पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाता है, तो जिसकी वजह से पब्लिक की डिस्पोजेबल, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। मीन ज्यादा पैसा उनका गवर्नमेंट के पास चला गया, उनके पास कम बचा, जिसकी वजह से वो अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को बोरोइंग कम कर देनी चाहिए। इट मीन्स इट लीड्स टू मोर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम विद द पीपल। लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्रीजेस द डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्रीज कर देनी चाहिए। क्यों? अगर इकोनॉमी में पैसा नहीं है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू नई करेंसी पब्लिश होगी, नई करेंसी पब्लिश होगी, इसका मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा जनरेट हो जाएगी। लास्ट है भी हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट को अपने खर्चों पे क्या करना चाहिए? इंक्रीजेस द एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को अपने खर्चे ज्यादा कर देने चाहिए। क्यों? जब गवर्नमेंट ज्यादा खर्चे करेगी तो डिमांड आएगी, डिमांड एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी तो डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन कवर अप हो सकती है। तो दीज आर द फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ये हमारे फिस्कल मेजर्स थे बेटा, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कवर करने के लिए। एक्सेस डिमांड में हमें क्या ध्यान रखना है? एक्सेस डिमांड में हम ध्यान रखेंगे कि डिमांड ऑलरेडी ज्यादा है तो कैसे कम करें, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स को कैसे कम करेगी या ज्यादा करेगी। डेफिशिएंट डिमांड पर हमें ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज को कैसे यूटिलाइज करे, कैसे उन्हें रीएलोकेट करे जिससे डिमांड बढ़ जाए और डेफिशिएंट डिमांड की वजह से जो डिफ्लेशनरी गैप आ रहा था वो कैसे कवर अप हो जाए। तो ध्यान रखेंगे हमारे पास बेटा दो तरीके होते हैं डिमांड को सही करने के लिए, फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स। तो ये थे हमारे फिस्कल मेजर्स विच आर रिलेटेड टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी से जो हमारे पास जुड़े हुए थे। Now, next we have monetary policy. Monetary policy है हमारे पास बेटा। Monetary policy means policy which is related to the central bank. Central bank की policy से जो related होती है। Excess demand और deficient demand के लिए अगर हम बात करें तो हमें मनी सप्लाई से देखना है, मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है, क्यों हो रही है एग्रीगेट डिमांड ज्यादा? बिकॉज इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो गई होगी, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आ गया होगा जिसकी वजह से लोग अननेसेसरी डिमांड कर रहे होंगे, पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग अननेसेसरीली। डेफिशिएंट डिमांड, इकोनॉमी में पैसा कम होगा यानी मनी सप्लाई कम होगी जिसकी वजह से वो डिमांड नहीं कर पा रहे होंगे। तो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई वाला फंक्शन यूज होगा बेटा यहाँ पर। तो मनी सप्लाई के लिए, मॉनेटरी सप्लाई के लिए दो तरह के यूज करेगी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स देखे तो पहले भी देखा था हमने बैंक रेट, नेक्स्ट वी हैव रेपो रेट,
रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। जो दो चीजों को मिला के बनता है LRR, आप पहले भी पढ़ चुके हो। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, और SLR विच मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, और ये है बेटा हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हम देखेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, और राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो बेटा ये दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और LRR लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट विच इज CRR एंड SLR। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, दैट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो पहले हमारे बैंकिंग सेक्टर में भी थे। सेंट्रल बैंक का लास्ट फंक्शन था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है, तो इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। कब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा करना है, मनी सप्लाई ज्यादा करनी है, कब कम करनी है, इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। जो कॉन्सेप्ट हमारा मनी वाले बैंकिंग सेक्टर से हट चुका है, वहां से डिलीट हो गया है, रिड्यूस हुआ है, बट दिस कॉन्सेप्ट इज अगेन इन द पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 9 चैप्टर में हम दोबारा देखते हैं। तो अर्लियर बेटा क्या होता था, हम अगर बैंकिंग में पढ़ लेते थे तो यहाँ हमारा चैप्टर कवर हो जाता था, क्योंकि बेटा सिमिलर ही होता है बिल्कुल। बट अब वहां से रिड्यूस हुआ है, पर यहाँ से इन्होंने रिड्यूस नहीं किया है, तो हमें यहाँ पर इसे पढ़ना पड़ेगा। तो डिटेल में देखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट कि होते क्या है, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब होते क्या है और कैसे कैसे इन्हें रिड्यूस और कम किया जाता है। रेट से हमें पता तो चल रहा है कुछ, कि कुछ रेट्स होता होगा ये इंटरेस्ट का, बोरोइंग्स का। तो इन रेट्स के थ्रू या इन रेट्स को कम ज्यादा करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है सेंट्रल बैंक। तो लेट अस डिस्कस ऑल द कॉन्सेप्ट, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इन डिटेल। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बेटा पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा था दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सबसे पहला था हमारा बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट होता क्या है? रेट एट विच सेंट्रल बैंक lends money to कमर्शियल बैंक। जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देता है फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास ये जरूरी नहीं ना हर समय फंड्स अवेलेबल हो, तो सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो करता है। तो बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेज। लंबे समय के लिए जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे देता है, तो दैट रेट इज नोन एज बैंक रेट। तो क्या करना है हमें बेटा, अगर बात करें इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन में बैंक रेट क्या होगा? सेंट्रल बैंक बैंक रेट को बढ़ा देगा, बैंक रेट इंक्रीज कर देगा। क्यों? जब सेंट्रल बैंक ज्यादा रेट पर कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट लेगा या इंटरेस्ट पर पैसे देगा, तो कमर्शियल बैंक भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, वो पब्लिक को भी ज्यादा रेट पर इंटरेस्ट देगा, क्योंकि उसे आगे से सेंट्रल बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि उसका बैंक रेट बढ़ गया है। तो वो जब पब्लिक को ज्यादा रेट पर पैसा देगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? बिकॉज पीपल स्टार्ट रिड्यूसिंग फॉर गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक। हम बैंक से लोन लेना कम कर देंगे, क्योंकि हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
जब बैंक से लोन कम लेंगे तो हमारे पास पैसा कम होगा तो हम अननेसेसरी डिमांड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन सही हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन इज द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो जब डिमांड कम हो रही होगी तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा बेटा, उस टाइम पर बैंक रेट को रिड्यूस कर देगा, क्यों? वो कम रेट पर कमर्शियल बैंक को पैसा देगा। जब कमर्शियल बैंक को कम रेट पर सेंट्रल बैंक से पैसा मिलेगा तो कमर्शियल बैंक भी आगे पब्लिक को कम रेट पर पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से पीपल्स हैविंग मोर मनी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा जनरेट हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई ज्यादा जनरेट होगी तो दैट कर्व्स आउट द सिचुएशन फ्रॉम द डिफ्लेशन। तो लोग डिमांड करनी शुरू कर देंगे, पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग द गुड्स, जिसकी वजह से हमारी डिफ्लेशन वाली सिचुएशन सही हो सकती है। Next we have रेपो रेट। सेकंड था बेटा हमारा रेपो रेट। रेपो रेट भी कुछ इस तरह से ही होता है। रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म नीड अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के थ्रू। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच central bank lends money to commercial banks for short term purpose against approved securities। जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से मनी बोरो करता है या सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे देता है शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए, अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, जिसके बदले में कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम बैंक रेट। बैंक रेट से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि बेटा बैंक रेट था हमारा लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए, तो यही डिफरेंशिएशन हो गया। बट सिक्योरिटीज की भी जरूरत पड़ती है, कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज भी रखनी पड़ेंगी, तो वो रेपो रेट होता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करेंगे, इन्फ्लेशन के टाइम पे रेपो रेट भी बढ़ जाएगा। रेपो रेट इंक्रीज कर देगा सेंट्रल बैंक, रेपो रेट इंक्रीज कर देगा तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक की बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। द कमर्शियल बैंक नाउ हैव टू पे मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, एंड इफ कमर्शियल बैंक हैज टू पे मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। पब्लिक के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, पब्लिक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो पब्लिक क्या करेगी बेटा, पब्लिक स्टार्ट रिड्यूसिंग लोन लेना कम कर देगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होगी तो एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी। देन डिफ्लेशन। अगर बात करें डिफ्लेशन की, तो डिफ्लेशन में रेपो रेट क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन में रेपो रेट कम हो जाएगा, बिकॉज द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द रेट सो दैट कमर्शियल बैंक कैन गेट मोर फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, जिससे सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक ज्यादा फंड्स ले सकता है कम रेट पर। तो कम रेट पर जब उसे फंड्स मिलेंगे तो वो आगे पब्लिक को भी बेटा कम रेट पर ही इंटरेस्ट पर फंड्स प्रोवाइड कराएगा, लोन प्रोवाइड कराएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा होगा और वो उस पैसे से डिमांड कर सकते हैं, तो हम डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिवर्स रेपो रेट। व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? रेपो रेट का अपोजिट कर दो, रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। अभी तक कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे ले रहा था, बट अब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसे लेगा। ऐसा नहीं है उसे पैसों की जरूरत है इसलिए वो कमर्शियल बैंक से ले रहा है, नहीं। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द सरप्लस फंड फ्रॉम द सेंट्रल कमर्शियल बैंक, क्योंकि वो कमर्शियल बैंक से सरप्लस फंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। रेट एट विच सेंट्रल बैंक अट्रैक्ट द फंड फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से अपनी तरफ फंड अट्रैक्ट करने के लिए जिस रेट पर
सेंट्रल बैंक उन्हें पैसे देगा, दैट रेट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। अभी तक तो बेटा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे ले रहा था, बट अब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लेगा। क्यों? क्योंकि वो कमर्शियल बैंक के फंड्स को अपनी तरफ, सरप्लस फंड्स को अपनी तरफ रखना चाहता है, जिसकी वजह से वो उन्हें इंटरेस्ट पे करेगा। तो दैट रेट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट व्हेन सेंट्रल बैंक पेज रेट ऑफ इंटरेस्ट टू कमर्शियल बैंक्स फॉर द फंड या फॉर द सरप्लस फंड्स अट्रैक्टेड फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो दैट रेट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। इन्फ्लेशन में क्या करेंगे बेटा? इन्फ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे। रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे क्यों? रेपो रेट का अगर रिवर्स है तो यहाँ पे भी डिक्रीज कर देना चाहिए था, नहीं। रिवर्स रेपो रेट इसलिए इंक्रीज कर देंगे क्योंकि सेंट्रल बैंक कहेगा मैं तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा। जिस रेट पर मैं तुम्हें पहले इंटरेस्ट दे रहा था कमर्शियल बैंक को, अब मैं तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? अपना सरप्लस फंड पब्लिक को ना देकर सेंट्रल बैंक को देना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से फंड ट्रांसफर हो जाएंगे कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक की तरफ और इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन के टाइम पर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज हो जाएगा। डिफ्लेशन के टाइम पे रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? डिफ्लेशन के टाइम पे रिवर्स रेपो रेट इसलिए डिक्रीज कर देगा सेंट्रल बैंक, क्योंकि वो कमर्शियल बैंक के फंड पर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, कम रेट देगा। तो कमर्शियल बैंक को लगने लगेगा कि उन्हें ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, तो दे स्टार्टेड गिविंग देयर सरप्लस फंड्स टू द पब्लिक। वो अपनी पब्लिक को देना शुरू कर देंगे, अपना सरप्लस फंड, अपना एक्सेस पैसा पब्लिक को देना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा होगी और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन सही हो जाएगी। इन जनरल अगर बात करें बेटा तो आप ये ध्यान रखें कि इन्फ्लेशन के टाइम पे सभी रेट्स बढ़ जाएंगे, डिफ्लेशन के टाइम पर सभी रेट्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज खरीदना और बेचना शुरू कर देगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करेगा बेटा? वो खरीदेगा, बेचेगा। इन्फ्लेशन के टाइम पे सेंट्रल बैंक को क्या करना है? कमर्शियल बैंक का पैसा अपनी तरफ लेकर आना है, जिससे कमर्शियल बैंक पब्लिक को पैसा ना दे सके, क्योंकि महंगाई ज्यादा हो रही है। तो कमर्शियल बैंक का पैसा अपनी तरफ लेकर आना है, तो कैसे लेगा? सिक्योरिटीज सेल करके। इन्फ्लेशन के टाइम पे या एक्सेस डिमांड के टाइम पर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को सेल आउट करना शुरू कर देगा। सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी बेचेगा, जो कौन खरीद लेगा? कमर्शियल बैंक खरीद लेगा। कमर्शियल बैंक का फंड सेंट्रल बैंक के पास आ गया। नाउ द कमर्शियल बैंक हैव लेस मनी टू गिव बोरोइंग फॉर द पब्लिक। पब्लिक को पैसा देने के लिए उसके पास पैसा कम हो जाएगा। डिफ्लेशन, अगर बात करें डिफ्लेशन की, तो डिफ्लेशन के टाइम पे सेंट्रल बैंक परचेज करना शुरू कर देगा, बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज। सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज खरीदना शुरू कर देगा कमर्शियल बैंक से, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक के पास से फंड कमर्शियल बैंक की तरफ आ जाएगा। कमर्शियल बैंक के पास अब पैसा आ गया, तो दे कैन ट्रांसफर द मनी टू द पब्लिक। अब वो अपना पैसा पब्लिक को दे सकते हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी और डेफिशिएंट डिमांड यानी डिफ्लेशन की सिचुएशन कर्ब हो जाएगी, खत्म होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। LRR दो तरह से होता है, CRR और SLR। CRR मतलब डिपॉजिट्स टू सेंट्रल बैंक। A fixed percentage is decided, a rate is decided which the commercial bank has to deposit with the central bank. एक फिक्स परसेंट, जितना भी कमर्शियल बैंक के पास बेटा डिपॉजिट आता है, उसका एक फिक्स परसेंटेज कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, दैट इज नोन एज CRR। और ऐसे ही एक डिपॉजिट उन्हें अपने पास रखना पड़ता है, डिपॉजिट विद देमसेल्फ। जो अपने पास रखते हैं वो SLR यानी सेल्फ। C मतलब सेंट्रल बैंक। तो जितना भी कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आता है, उसका कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास जाता है, दैट इज CRR। कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं, दैट इज SLR।
तो इन्फ्लेशन के टाइम पे बेटा क्या करेंगे, इन्फ्लेशन के टाइम पे कमर्शियल बैंक सीआरआर, सेंट्रल बैंक सीआरआर को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? जिससे ज्यादा अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास आ जाए और कमर्शियल बैंक के पास कम बचे। ऐसे ही एसएलआर, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे सेंट्रल बैंक एसएलआर को भी बढ़ा देगा, जिससे ज्यादा परसेंटेज कमर्शियल बैंक अपने पास रखेंगे और पब्लिक को लोन की फॉर्म में कम देंगे। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन के टाइम पे सेंट्रल बैंक सीआरआर को कम कर देगा, यानी अपने पास कम मंगाएगा पैसा, तो ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक के पास बचेगा, जिससे वो पब्लिक को ज्यादा पैसा प्रोवाइड करा सकते हैं। फॉर एसएलआर, डिफ्लेशन के टाइम पे एसएलआर भी रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा? अब कमर्शियल बैंक अपने पास पैसा कम रखेंगे, जिसकी वजह से वो सेंट्रल बैंक को ज्यादा पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो पब्लिक को ज्यादा पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन यहां से कर्व होनी शुरू हो जाएगी। तो बेटा दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स which are related to quantitative instruments. Next we have qualitative instruments. Qualitative instruments में बेटा हमारे पास तीन ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन और selective credit control, that is rationing of credit. यहां पे कोई रेट नहीं है, बहुत सिंपल है ये। मार्जिन रिक्वायरमेंट, जब बेटा हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। क्या वो लोन हमें फ्री में दे देगा? नहीं, हमसे इंटरेस्ट लेगा, बट उसके बाद भी हमसे सिक्योरिटीज रखवाएगा। एज अ सिक्योरिटी हमें अपनी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ रखने पड़ेंगे कि अगर कल को हमने लोन का पैसा वापस नहीं करा तो कमर्शियल बैंक उसे कहां से पूरा करेगा। तो जब भी हम अपनी सिक्योरिटी लेकर जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास लोन के लिए, तो जितनी वैल्यू की हमारी सिक्योरिटी होती है वो हमेशा उतनी वैल्यू का लोन हमें प्रोवाइड नहीं करता, वो हमेशा उससे कम वैल्यू का लोन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ पैसा अपने पास रख लेता है एज अ मार्जिन। तो इन्फ्लेशन के टाइम पर बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा सेंट्रल बैंक, और डिफ्लेशन के टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, इसका मतलब ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास रख लेगा हमारी सिक्योरिटी का, हमें लोन कम देगा। डिफ्लेशन के टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, इसका मतलब सिक्योरिटी के लिए अपने पास पैसा कम रखेगा और हमें लोन ज्यादा अमाउंट का मिल जाएगा। ज्यादा अमाउंट का मिल जाएगा इसका मतलब ये नहीं है सिक्योरिटी के अमाउंट से ज्यादा मिल जाएगा, जितनी वैल्यू की सिक्योरिटी है उसमें से कुछ पार्ट, कम पार्ट अपने पास रखेगा। मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर सेंट्रल बैंक प्रेशर करता है या परसुएड करता है कमर्शियल बैंक को और अदर बैंक को, जिससे वो उसके डायरेक्शंस को फॉलो करें इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। पहले सेंट्रल बैंक उन्हें प्यार से समझाता है कि ऐसे ऐसे आपको डायरेक्शन मिलेंगी, गाइडलाइंस मिलेंगी जिन्हें आपको फॉलो करना है, बट अगर कमर्शियल बैंक उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो प्रेशर भी करेगा। थर्ड पॉइंट है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स और राशनिंग ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर क्या करेगा बेटा, वो हमें सेंट्रल बैंक गाइड करेगा कमर्शियल बैंक को कि किस किस को पैसा देना है, किसे पैसा नहीं देना। सेलेक्ट कर लेगा एरिया, एक्सेस डिमांड के टाइम पर क्रेडिट राशनिंग करनी शुरू कर देगा, यानी कम उधार दो। सेंट्रल बैंक ये कहेगा एक्सेस डिमांड के टाइम पे यानी इन्फ्लेशन के टाइम पर कि क्रेडिट कम मिलेगा, ज्यादा फॉर्मेलिटीज क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से क्रेडिट पावर कम हो जाएगी। और डिफ्लेशन के टाइम पे वो उसे